चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम शुरू करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में डिफाइन किया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है आपका कि कैश फ्लो का फॉर्मेट जो है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। तो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखिए जरा इसका फॉर्मेट कैसा होगा। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपका पर्टिकुलर, देन उसके बाद आपका एक कॉलम होगा डिटेल का, देन इसके बाद आपका कॉलम होगा टोटल का। ठीक है, तो ये हमारे दो अमाउंट के कॉलम है। ठीक है, देखिए जो डिटेल का कॉलम है उसमें हम जो भी सब हेड्स है हमारे उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उनका अमाउंट हम डिटेल में लिखेंगे, और जो मेन हेड्स है उनका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम जो है टोटल के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मेट को समझ लें, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको कैसे इजीली सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व इजीली। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे सोच रहे इतना बड़ा फॉर्मेट हम याद कैसे करें। देखा जाए तो फॉर्मेट याद करने की चीज नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो फॉर्मेट कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आप लोग को पहले यही नहीं पता होता कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। एटलीस्ट अगर आपको यह बेसिक पता है कि एसेट्स क्या है, कौन कौन सी लायबिलिटी है, कौन कौन से शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं मींस करंट एसेट्स हैं, कौन कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं यानी नॉन करंट एसेट्स हैं, उसमें भी कौन से टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, और लायबिलिटीज में आप कैटेगराइज कर लें कि कौन से ओनर्स फंड है, कौन से नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। अगर ये सारी चीजें आप इजीली कैटेगराइज कर लेते हैं तो आपके लिए कैश फ्लो बनाना बहुत ही इजी काम है। और यही एक ऐसा टॉपिक है पूरी बुक में जिसका आंसर आपके हाथ में पहले से है। बाकी आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसका आंसर नहीं है आपके हाथ में, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक जिसका आंसर आपके पास पहले से आ गई बात समझ में। तो इसलिए ये कई बार आपका टाइम भी खराब करता है। टाइम कैसे खराब करता है? आपको आंसर पता है, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, आप इन्वेस्टिंग निकालते हैं, आप फाइनेंसिंग निकालते हैं, और फिर निकाल के आप चेक करते हैं अच्छा आंसर तो आ ही नहीं रहा। फिर आप क्या करते हैं, वहां गलती ढूंढना शुरू करते हैं। कई बच्चे बोर्ड एग्जाम में कैश फ्लो में 15 से 20 मिनट लगा देते हैं, और जिसकी वजह से उनके आगे के 5-6 मार्क्स का 10 मार्क्स का छूट जाता है। तो अगर बाय द वे आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो रहा है आपका, बाय द वे आंसर टैली नहीं करता है, तो उस पर टाइम मत वेस्ट करिएगा। आप ये नहीं कि गलती ढूंढना शुरू करिए, मत करिए, उसको कुछ मत करिए, जितना आ गया उतने पे छोड़ दीजिए और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तब आप उसको जाके प्रॉपरली चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको मिस्टेक मिल जाए, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बाकी एंट्रीज तो सही है आपकी। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, स्टेप मार्किंग है। क्या है? स्टेप मार्किंग। तो क्या है कि आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन हां अगर आप एक्यूरेट कर लेंगे तो फुल मार्क्स मिलना है तो किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले जब भी हम कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए कई लोग, जैसे कई जगह आप बुक में देखेंगे कि वहां वर्किंग नोट में आपको पहले अलग से कैलकुलेट करके दिखाता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप अलग से वर्किंग नोट में करें, हम उसको चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम उसे वर्किंग नोट में करें। अगर हम यहां भी करते हैं तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि हम यहीं पे कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जब भी हम कैश फ्लो को शुरू करते हैं, शुरू करने टाइम पे हम सबसे पहली चीज अपने क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या, हम ढूंढेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कहां पे है। और अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, या आपका ये कैसे गिवन होता है, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, क्या दिया होता है, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस आगे, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से गिवन होता है। और किस हेड में गिवन होता है,
ये गिवन होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? एक सब हेड है। किस मेजर हेड का? ओनर्स फंड का, है ना। तो अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इसीलिए कह रहा हूं बैलेंस शीट को आप एक बार फिर से देखिए, तब आप इसको करिए तो आपके लिए इजी होगा इसे सॉल्व कर पाना। तो देखिए सबसे पहली चीज हम ढूंढते हैं, क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, क्लियर है यहां पे? अब ये आपको जब भी यहां पे आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आगे बात समझ में? यहां पे आपको जो बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, वो हमेशा 2 साल की गिवन होगी। भाई हम यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं 2 ईयर का, तो 2 ईयर का आपको अमाउंट गिवन होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं, ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं ये इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। बेसिकली होते तो 2 मेथड है प्रिपेयर करने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। तो देखो सीधी बात है, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट नहीं है। तो देखो सीधी बात कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है? सीधा ना चल के उल्टा चलना है। क्या चलना है? सीधा नहीं चलना है, आपको रिवर्स गियर लगाना है। यानी आपका बिजनेस में हमें ऑपरेटिंग सारी एक्टिविटी पढ़ा है, हमने पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें पता तो है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आता है, परचेज ऑफ गुड्स आता है, सैलरी पेड आता है, वेजेस पेड आता है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कहीं भी आपको ये आइटम दिखेंगे ही नहीं। अब बोलो सर आपने पढ़ाया तो कुछ और था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और आ तो यहां कुछ रहा नहीं है वैसा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सीधा ना चल के उल्टा चल रहे हैं। यानी हमें ईयर का एंड रिजल्ट गिवन है। क्या गिवन है? ईयर का एंड रिजल्ट गिवन है। एंड रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट। एंड रिजल्ट क्या है आपका? प्रॉफिट, वो गिवन है। तो आपको कहां जाना है? प्रॉफिट से वापिस आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। कहां ना? आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने एक रेशियो पढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो याद करिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था जो नेट प्रॉफिट से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ले जा रहा था। तो वही सेम चीज यहां अप्लाई होनी है। आगे बस कुछ अलग अप्लाई नहीं होना है, वही सेम चीज यहां पे अप्लाई होनी है। हम क्या कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, हम उस नेट प्रॉफिट से वापस कहां आ रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। तो जाहिर सी बात है अब जो वहां पे इनकम थे, इनकम तो हम क्या करते थे? नेट प्रॉफिट लाने के लिए प्लस करते थे। अब यहां पे वही इनकम क्या होगी? माइनस होगी। वही एक्सपेंसेस यहां क्या होंगे? प्लस होंगे। कैसे? किस नेचर के? नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि हम यहां पे कहां जा रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है, तो हमें केवल नॉन ऑपरेटिंग वाला ही तो हटाना है। इससे कौन सा हटाना है? नॉन ऑपरेटिंग। आपको रेशियो चैप्टर मैंने स्पेशली लिखा दिया था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, लिखा था हमने। तो वही चीजों को इस प्रॉफिट से हमें क्या करना है? हटा देना है। हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया तो हम ये पता लगा लेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश इन हुआ और आउट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बात को समझ गए, वरना आप जीवन भर फॉर्मेट रटते रहना और आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन समझ गए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज क्या है? जनरल रिजर्व। याद करिए जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व किसका पार्ट है? प्रॉफिट का ही पार्ट है। प्रॉफिट से निकाल के तो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो वापिस उस प्रॉफिट में क्या कर दोगे? ऐड। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे वापिस से हमें उस प्रॉफिट में जाना है ना, जो पुराना प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग पे जाना है। तो हमें उस जनरल रिजर्व को वापिस लाके यहां क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? प्लस जनरल रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल जनरल रिजर्व, ऐसे और भी कई रिजर्व है जो प्रॉफिट से ही क्रिएट करते हैं। तो और कोई रिजर्व है जो प्रॉफिट से ही क्रिएट किया गया है, उस रिजर्व को यहां क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो रिजर्व कैसे ऐड होगा? ये भी आपका होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपका
बाय द वे करंट ईयर माइनस प्रीवियस करने पे आपका रिजल्ट माइनस में आता है, तो यहां जो वैल्यू आप लिखेंगे वो माइनस में ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर प्लस में आता है तो माइनस प्लस में लिखेंगे, अदरवाइज आप माइनस में आता है तो उसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट का मतलब क्या है? वो माइनस को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? माइनस को। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां पे? फिलहाल अभी हमारा ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से सेम कंडीशन जनरल रिजर्व में भी अप्लाई होगी। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो प्लस होगा, और रिजल्ट नेगेटिव है तो क्या होगा? माइनस। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर बार आपका जनरल रिजर्व प्लस ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा? इसका मतलब आपने रिजर्व तो क्रिएट किया नहीं, डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? माइनस होगा। यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? प्लस। समझ में आ रहा है? अब आता है इसके बाद प्लस डिविडेंड पेड। हम डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को। कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है कि नहीं? तो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी, कैसा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कैसा है? क्लियर है यहां पे? बट ये डिविडेंड क्या? प्रॉफिट का ही तो पार्ट था, है तो नॉन ऑपरेटिंग, बट ये है तो प्रॉफिट का ही पार्ट। प्रॉफिट का पार्ट आपने जो किसको नहीं दिया? शेयर होल्डर को। तो अब वापस वो दे चुके थे, लेकिन हमें वापस उस प्रॉफिट पे जाना है, तो उसे वापस क्या करोगे? ऐड करोगे। था तो ये एक्सपेंस, लेकिन क्या किया हमने? इसे ऐड किया। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से आपका आता है प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन होता है। क्वेश्चन में जो प्रपोज्ड डिविडेंड होगा ये आपको मिलेगा कहां? फिलहाल तो पहले ये आपका आता था शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, बट अब जनरली आज के डेट में अब ये आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नहीं मिलेगा। अब ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगा? यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आपको ये पता है जनरल रिजर्व कहां मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। डिविडेंड पेड कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। यानी कहां? एडिशनल इंफॉर्मेशन। या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कई बार नहीं दिया होता डिविडेंड पेड, वो आपको बस इतना देता है 8% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखा होता है? 8% प्रेफरेंस, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा है। अरे कुछ नहीं कहा तो क्या हुआ? 8% लिखा है ना प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर पे आपको डिविडेंड कितना देना है? 8%। तो आप कैलकुलेट करिए डिविडेंड, और जो आएगा वो यहां पे ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? और ऐसे केस में अगर आपको कुछ नहीं पता कि वो डिविडेंड किस ईयर पे कैलकुलेट होना है, तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करेंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे? ये याद रखिएगा। डिविडेंड पता नहीं किस ईयर पे कैलकुलेट करना है, तो आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? प्रीवियस ईयर पे। ये याद रखिएगा। अब आता है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपको जो एडजस्टमेंट में दिया होता है, इसका दोनों अमाउंट दिया होता है, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। लेकिन हम कंसीडर कौन सा करेंगे? हमेशा प्रीवियस ईयर का कंसीडर करेंगे। कौन सा कंसीडर करेंगे? प्रीवियस ईयर। भाई इस साल आप जो डिविडेंड पे किए होगे तो पिछले साल का ही दोगे ना, इस साल का थोड़ा दोगे पहले। आ गई बात समझ? इस साल को तो इस साल के ईयर के एंड में देना है, अभी तो दिया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हम प्रीवियस ईयर वाले को यहां पे कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे आते हैं, फिर क्या आता है आपका? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये उदित किस सब हेड में आता है? जी हां, टैक्स किस सब हेड में आता है हिमांशु? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। किस में आता है? शॉर्ट टर्म। देखिए अगर क्वेश्चन में केवल शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, उसके आगे नोट नंबर लिखा है, क्या लिखा है? तो आपको नोट टू अकाउंट में जाके चेक करना है कि उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या है। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है। तो अगर आपको नोट नंबर दिया तो आपको नोट नंबर में जाके चेक करना है नोट टू अकाउंट में। लेकिन अगर नोट नंबर नहीं दिया है तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसी को हम प्रोविजन फॉर टैक्स एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? क्या एज्यूम कर लेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स एज्यूम करेंगे। आ गई बात समझ में? अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पे, क्योंकि अक्सर यहां आप गलती करते हैं। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है नीचे एडजस्टमेंट में, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल इतना दिया है हमें
कि बैलेंस शीट में क्या दिया है, ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट, यानी करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिया है, केवल ये दो चीजें दी हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम यहां पे केवल करंट ईयर का अमाउंट ऐड करते हैं। कौन सा ऐड करते हैं, करंट ईयर का। आ गई बात समझ में, कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे, करंट ईयर का। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, ये तो कब की बात है, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है टैक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तब तो आप क्या करते हैं कि 2 साल का अमाउंट दिया है करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर वाला यहां पे आप ऐड करते हैं। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे दिया, क्या दे दिया, और एडजस्टमेंट में लिख दिया कि जो टैक्स पेड 50,000 रुपए, टैक्स पेड 1 लाख, जो भी कुछ है, कोई भी अमाउंट हो, बट टैक्स पेड लिखा है। या कई बार एडजस्टमेंट में क्या लिख देता है, प्रोविजन मेड फॉर टैक्स। क्या लिखा होता है, प्रोविजन मेड फॉर टैक्स। ये दो तरह के एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे टैक्स से रिलेटेड, पहला टैक्स पेड, दूसरा प्रोविजन मेड। आ गई बात समझ में, दोनों में कोई भी एडजस्टमेंट हो तो आपको पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, तब आपको बनाना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आ गई बात समझ में। और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोविजन है ये आपका लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड। ये हमने सबने पढ़ा है। तो क्रेडिट साइड आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। कौन सा है, प्रीवियस ईयर का। और जो करंट ईयर का अमाउंट है वो कहां आएगा, इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा आएगा, करंट ईयर का। समझ में आ रहा है, ये आप अमाउंट लिख देंगे यहां पे। बोलिए कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्वेश्चन में बाय द वे एडजस्टमेंट में गिवन है टैक्स पेड। क्या गिवन है, अगर हमें टैक्स पेड गिवन है तो टैक्स पेड यहां आता है टू बैंक अकाउंट करके। क्या लिख करके लिखोगे, टू बैंक अकाउंट करके आप लिखोगे। ये क्या है, टैक्स पेड है। क्या है, टैक्स पेड। आ गई बस समझ। अच्छा ये आपको गिवन था, तब आप जब इन दोनों का टोटल करोगे तो डिफरेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, इट मींस कि आपने उस साल भी प्रोविजन क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है, प्रोविजन। तो इधर जो डिफरेंस आएगा उसे आप क्या शो करोगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या शो करोगे, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ये आपका क्या है, प्रोविजन मेड है। क्या है, प्रोविजन मेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, ये क्या है आपका प्रोविजन मेड। अब दोनों का अपना अपना यूज है। क्या है, दोनों का अपना अपना यूज है। इसको कहां यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी एंट्री कर लेंगे तो उसके एंड में हम इसको माइनस करेंगे। किसको, टैक्स पेड के अमाउंट को। आ गई बात समझ में। और ये जो प्रोविजन मेड आया है इसका यूज कहां करेंगे, इसको यहां पे ऐड करेंगे। आ गई बात समझ में। तब हमें करंट ईयर का अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तब हम कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे, प्रोविजन मेड का अमाउंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो हमें ये गिवन था तो ये निकाल लिया, और अगर ये गिवन होता तो ये निकलता। यानी दोनों में कोई एक गिवन होगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर प्रोविजन गिवन है तो टैक्स पेड निकलेगा, और टैक्स पेड गिवन है तो प्रोविजन मेड निकलेगा। आ गई बात समझ में। और अगर आपने अकाउंट बनाया तो फिर आप यहां करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं ऐड करेंगे, तब आप क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन मेड ऐड करेंगे। मेरी बात को क्लियर समझ रहे हैं आप लोग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका अकाउंट आपने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो जो आपका प्रोविजन मेड आया है वो आप क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां पे। तब आपको करंट ईयर वाला अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी, यानी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और जब आपने अकाउंट बनाया ही नहीं तो सिंपल सी कहानी है कि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आप यहां ऐड कर दो। समझ गए मेरी बात, किसी को डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका प्लस प्रोविजन फॉर बैड
डेट। ये क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आ गई बात समझ? हमारा फॉर्मेट बहुत लेंथी है, बहुत सारी आइटम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। आ गई बात समझ? तो बेसिकली मैं उन्हीं आइटम्स पे फोकस कर रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी आइटम्स जो हमारी हैं ऐड हो रही है, हमने इनको यहां ऐड किया। आ गई बात समझ? अच्छा, एक क्वेश्चन में दिया होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या है? इक्विटी शेयर पे जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं मिड ऑफ द ईयर में, वो क्या है आपका? इंटरिम डिविडेंड है। और डिविडेंड आपने पे किया है तो वो भी तो प्रॉफिट से ही पे किया होगा, कहीं और से तो पे नहीं करोगे, तो वापिस से उसको लाके प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड कर देना है। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं, हमें इस प्रॉफिट को वापिस लाना है। हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट से जो भी कुछ हम निकाल चुके थे वो वापिस से लाके इसमें डालना है। समझ में आ रहा है? तो इंटरिम डिविडेंड भी तो प्रॉफिट से ही पे किया गया था, तो वापिस से उस इंटरिम डिविडेंड को हम इस प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? यहां कर दो प्लस इंटरिम डिविडेंड। और ये इंटरिम डिविडेंड हमेशा आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है। कहां दिया होता है? एडजस्टमेंट में। कहां गिवन होता है? एडजस्टमेंट में। अगर इसको ढूंढने की आपको कहीं जरूरत नहीं है, हमेशा कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें? माइनस टैक्स रिफंड। क्या होता है? हालांकि ये आपको एग्जाम में जनरली नहीं पूछा गया आज तक टैक्स रिफंड वाली कंडीशन एग्जाम में नहीं, यहां तक सब कुछ पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं ये एग्जाम में आज तक बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया टैक्स रिफंड। लेकिन जानकारी ले लो, आ गया तो ठीक है। टैक्स रिफंड मतलब जो टैक्स हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जमा कर चुके हैं, हम उसको रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या करती है? हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स जमा कर चुके थे वो क्या होता है? रिफंड करती है। तो टैक्स हमें रिफंड हो रहा तो क्या होगा? माइनस। देखो आ रहा है पैसा लेकिन हम कर क्या रहे हैं? माइनस, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं ना। अभी समझ में आया मेरी बात? फिर क्या होगा यहां पे? ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। कहां गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। फिर आता है माइनस इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम आपका इंश्योरेंस क्लेम है। कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे किसी एसेट्स का लॉस हो गया तो उसका हमने इंश्योरेंस कराया था, तो हमें उस पर क्या मिलता है? क्लेम मिलता है। क्या मिलता है? क्लेम। तो वो क्लेम हमें मिल रहा है लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं? माइनस। आ गई बात समझ में? तो अपोजिट चल रहे हैं ना, उल्टा। क्लियर हो गया यहां पे? अब आपका इन सब का जो हम टोटल करेंगे, ठीक है, जितने प्लस वाले उन्हें प्लस करेंगे, जो माइनस वाला है उसे माइनस करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, अब ये जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। क्लियर है यहां पे? ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें इसी को कंटिन्यू करना है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी की जो कैलकुलेशन है वो इसी पे होनी है। आ गई बात समझ में? कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके इसको यहां लिख देते। ऐसा नहीं करने का, आप इसी को कंटिन्यू, अपने अपने तरीके हैं। कई लोग कहते हैं नहीं इसको बाहर लिखो, फिर जो आएगा उसको बाहर लिखो, फिर उसको, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे अब इसमें? अब यहां पे हमारी कौन सी एक्टिविटी आएंगी? नॉन कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ गई बात समझ में? अभी तक ये जितना भी था वो प्रॉफिट से जो चीजें निकल गई थी वो वापस प्रॉफिट में लाके डाल दी गई, तो हमारा प्रॉफिट आ गया वापस भाई बिफोर वाला प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट के बाद ही तो हम टैक्स पे करते थे, बिफोर प्रॉफिट के बाद ही तो हम टैक्स माइनस करते थे, डिविडेंड पे करते थे शेयर होल्डर को, तो वो सब हमारा क्या आ गया? वापस आ गया, वो सब ऐड हो चुका, तो हमें वापस मिल गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मिल गया। अच्छा, जो हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया तो अब हम इसमें से वो एक्टिविटी हटाएंगे जो कि क्या है? ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमें यहां ऑपरेटिंग, हम सीधा तो चल नहीं रहे, हम क्या चल रहे हैं? रिवर्स गियर पे, हम उल्टा चल रहे हैं। तो जब हम उल्टा चल रहे हैं तो हमें उन एक्टिविटी को रिमूव करना है जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, और उन एक्टिविटी को हटाना जिसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं?
कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां हमें वही तो ट्रांजेक्शन चाहिए जहां पे कैश आ रहा हो या जा रहा हो। तो इसीलिए हम यहां पे कौन सी एक्टिविटीज लेने जा रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ गई बात समझ? तो देखो नॉन कैश में सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन। बताओ, क्या डेप्रिसिएशन के लिए हम किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं? भाई एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो आपका लॉस तो है, लेकिन हम उसके लिए किसी को पेमेंट तो नहीं कर रहे, यानी यहां पे कैश का मूवमेंट तो नहीं हुआ ना, लेकिन उस डेप्रिसिएशन ने आपके प्रॉफिट को क्या किया, कम कर दिया था। कम कर दिया था कि नहीं? तो वापस से प्रॉफिट को बढ़ाना है ना अपने को, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे, कोड आउट? भाई देखा जाए तो डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है तो ऑपरेटिंग, लेकिन नॉन कैश है। इस वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, वापस से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसी एक्टिविटी है, नॉन कैश एक्टिविटी है तो ऑपरेटिंग, लेकिन कैसी है, नॉन कैश। अभी एक नॉन कैश का और एग्जांपल देता हूं आपको, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करते हैं हम लोग। भाई जब उसकी लाइफ खत्म होने लगती है, किसी भी पेटेंट का एक टाइम पीरियड होता है, उसका अमोर्टाइजेशन करना, अमोर्टाइजेशन मतलब उसको राइट ऑफ करना, यही तो होता है। तो कहने का मतलब है कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी लाइफ कम हो रही तो हम उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो आप उसको राइट ऑफ करें तो एक तरह से प्रॉफिट से ही तो माइनस करते हैं। राइट ऑफ जो कर रहे हो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करते हैं कि नहीं वो, तो अब क्या वहां तो माइनस कर दिया, लेकिन उसमें तो कोई कैश का तो मूवमेंट हुआ नहीं। आप अपने गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं या पेटेंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, यहां पे कोई कैश का मूवमेंट तो हो नहीं रहा। आ गई बात समझ में? लेकिन कैश का मूवमेंट यानी कौन सी एक्टिविटी, नॉन कैश। तो हमें तो चाहिए वो एक्टिविटी जो कैश का मूवमेंट करे। तो ये तो बेवजह का हमने एक प्रॉफिट हटा दिया ना अपने बिजनेस से, तो इसको वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर। समझ में आया, कोई डाउट है यहां पे, क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमने इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया। आई मीन इंटेंजिबल एसेट्स, अगर किसी को डाउट है, याद नहीं है, तो आप यहां ब्रैकेट में नोट कर लीजिए क्या क्या है आपके, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, इनको आप लिख लेंगे। कोई डाउट है यहां पे? तो ये सारे राइट ऑफ होते हैं। अच्छा, और भी कुछ हम राइट ऑफ करते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वॉल्यूम 2 में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पढ़ा था हमने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये क्या है हमारे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे, हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी तो राइट ऑफ करते हैं। तो इनको राइट ऑफ करने का मतलब यही तो हुआ, हम किसी को कैश का पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो ये भी कैसी एक्टिविटी है, नॉन कैश एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, तो नॉन कैश एक्टिविटी यहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेवजह हम प्रॉफिट से माइनस किए बैठे थे। हमें तो चाहिए कैश का मूवमेंट कितना हो रहा है ना, तो हमें इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? शुभांश, क्लियर हो रहा है तुम्हें कुछ? तो क्या होगा, प्लस ये रिटर्न ऑफ, आपको कई बार, मैं तो रिटर्न ऑफ आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कई बार आपको अमोर्टाइजेशन के नाम से लिखा होता है। किस नाम से, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी तो है आपका। तो ये सारे जब राइट ऑफ होंगे तो वो क्या होगा, यहां पे ऐड। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, प्लस रिटर्न ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ गई बात समझ में, क्लियर? इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी तो कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम और क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो जिसको नहीं याद रहता, जिसको लगता है वो भूल जाएगा कि कौन कौन से, आप ब्रैकेट में नोट कर लेना कौन कौन से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये सब क्या है आपके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
आ गई बात समझ में, और इन्हें हम राइट ऑफ करते हैं, तो ये क्या होंगे यहां पे ऐड। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, गुडविल के केस में ध्यान रखिएगा, जो हमने लिखा रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये आप पता कैसे करेंगे राइट ऑफ हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। मान लो प्रीवियस ईयर में आपकी गुडविल की वैल्यू 50,000 थी और करंट ईयर में आपकी गुडविल की वैल्यू 40,000 है। कितना कम हो गया? 10,000। तो ये जो 10,000 की वैल्यू कम हुई है, ये वैल्यू क्या है आपका? राइट ऑफ हो गया। आ गई बात समझ में? एमोर्टाइज्ड हो गया है। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो वही 10,000 आप यहां पे केवल लेंगे। अच्छा, कई बार होता है कि आपके गुडविल की वैल्यू या किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस आपने उसे परचेज किया है। क्या किया है? और जब परचेज किया है तो फिर वो यहां नॉन कैश एक्टिविटी का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि परचेज करोगे तो पैसे दे के खरीदोगे ना। परचेज करोगे तो क्या करोगे? पैसे दे के खरीदोगे, तब तो नॉन कैश एक्टिविटी है नहीं, तब वो कहां जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आ गई बात समझ में? आपने एक एसेट्स पे पैसा खर्च किया यानी इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कहां चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में फंसाने को छोटी सी एक लाइन दे देगा, वो फंसा देगा आपको। कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि ये जो डिक्रीज आया है ना गुडविल में, वो सेल है। कहां लिखेगा? एडजस्टमेंट में। लेकिन जब एडजस्टमेंट लिखेगा तभी लेंगे आप, अदरवाइज वो हमेशा राइट ऑफ होता है। अदरवाइज वो क्या होता है? हमेशा रिटर्न ऑफ होता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में लिख दे कि द डिक्रीज इन गुडविल इज अ सेल ऑफ गुडविल, हम अपनी गुडविल को बेच भी तो सकते हैं, हम अपने पेटेंट को बेच भी तो सकते हैं। तो अगर डिक्रीज को कह रहा है नीचे, कहां? एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वो सेल है, तो फिर वो कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तब वो यहां नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात पूरी? यहां पे पूरा फॉर्मेट केवल रटने की चीज नहीं, समझने की चीज। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ज्यादा रटने फोकस नहीं करना है, समझने की कोशिश करिए। जितने भी ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यही कारगर होंगे जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। आगे बढ़े, चलिए अब हम क्या आते हैं, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, कोई डाउट यहां पे? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आता है? ये तो नॉन कैश एक्टिविटीज हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है? जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। यानी किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कैसा एक्टिविटी है आपका? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं? रेशियो में लिखाया था, लेकिन ध्यान नहीं होगा, पढ़ने का समय कहां है आपके पास। तो क्या होगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। जितने भी लॉन्ग टर्म डेब्ट हैं कौन कौन से होते हैं? अगर याद नहीं तो ब्रैकेट में लिख लेना यहां पे, नहीं बार बार फिर बैलेंस शीट में पलटते फिरोगे। नोट कर लीजिए आप ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? डिवेंचर, बॉन्ड, मॉर्टगेज, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन। ये आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट है। अगर इन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट क्या होगा? यहां पे ऐड होगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, इंटरेस्ट तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग, हमें तो जाना किस पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो याद करिए आप, मैंने फिर पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि आप अपना जाके फॉर्मूला देख लीजिए, रेशियो चैप्टर मैंने आपको लिखाया है कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखा है आपने? तो वही तो कर रहे हैं हम यहां। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो प्लस होंगे, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो माइनस होंगी। अच्छा, और क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका? प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है कि नहीं? बोलिए क्या है ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? लिखा था भाई, किसी भी एसेट्स को सेल करने में अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस कहां जाएगा आपका? यहां पे ऐड होगा। क्यों? क्योंकि हमको रिवर्स जाना ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है।
हम तो नेट प्रॉफिट से चल रहे हैं, ऑपरेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं आप लॉस है या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये तो है तो एक्सपेंस, कायदे से कैश जा रहा है ना यहां, फिर हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब और क्या लिख सकते हैं हम? प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है? अब आते हैं हम लोग माइनस। क्या करेंगे हम लोग? क्या माइनस करने वाले हैं यहां? गेन। कौन सा गेन? नॉन ऑपरेटिंग गेन। तो आपको अगर याद होगा तो नॉन ऑपरेटिंग गेन में हमने क्या क्या लिखा था? हमने लिखा था डिविडेंड रिसीव्ड, हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने लिखा था रेंटल इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा था। तो वही तो आएगा यहां पे, यही हमारे गिने चुने गेन है, यही आते हैं यहां पे। तो गेन क्या आ गया यहां पे? पहला आ गया डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सुन रहे हैं तुम्हारी शुभांश, रुक जाओ थोड़ी देर। फिर क्या होगा? माइनस रेंटल इनकम, फिर क्या आएगा आपका? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे अगर गेन हो या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे गेन हो तो वो यहां पे क्या होगा? माइनस। हाँ आप बोलो। किसमें? अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटा डिक्रीज इन, इंक्रीज इन, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको ले लिया कहां पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिया, कहीं लिया ना वहां, तो उसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं प्रोविजन का। हम वहां लेते हैं तो भी करेक्ट है और यहां लेते हैं तो भी करेक्ट है। ये बुक वाइज कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। आई बात समझ में? और बोलो कोई दिक्कत? जब एक बार ले चुके दोबारा क्यों लोगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज का सिंपल सा मतलब बेटा, अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्लस, घट रहा है तो माइनस। सिंपल सा केस है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे आ गए हम लोग, ये क्या हो गया आपका? गेन। तो सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन हो गए। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ऑपरेटिंग, हम क्या निकाल रहे थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकाल रहे थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ गई बात समझ में? ये WCC का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आपको मिल गया आंसर, ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब इसी रिजल्ट के आगे हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। यहां क्या लिखा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल किसका डिफरेंस है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। किसका डिफरेंस है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी यहां पे अब हम जो एक्टिविटी, जो भी ट्रांजैक्शन लेंगे, जो भी आइटम लेंगे, वो क्या होगा आपका? या तो करंट एसेट्स होगा या करंट लायबिलिटी। आ गई बात समझ में? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास करंट लायबिलिटी है, क्या है? करंट लायबिलिटी। CL का मतलब करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी इंक्रीज कब होती है? व्हेन करंट ईयर इज मोर देन प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। ये बताओ अब, अच्छा यहां तक हम लोग सब उल्टा चले हैं,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले सब कुछ क्या था, उल्टा चल रहा था। जो गेन है वो माइनस हो रहा है, जो एक्सपेंस है वो प्लस हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब यहां पे सीधा सीधा चलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद सब जितनी भी आगे आइटम होंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, सब सीधा सीधा है, कुछ भी अब उल्टा नहीं है। उल्टा केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले था, उसके बाद सब क्या है, सीधा सीधा। अब कैसे सीधा है, तो जरा देखिएगा। अगर आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये बताओ आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? आउटफ्लो हुआ है। ये बताओ, तुमने किसी से उधार लिया होगा तो पैसा आएगा ना, तभी तो लायबिलिटी बढ़ी। नहीं समझ में आया मेरी बात? करंट लायबिलिटी क्या बढ़ती है? तुम किसी से उधार लोगे तभी तो करंट लायबिलिटी बढ़ी। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है, और इनफ्लो हुआ तो क्या होगा, सीधा सीधा प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। अब आगे का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कैश इन तो ऐड, आउट तो माइनस। अब तो इतना करा लोगे, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, थोड़ा सा एसेट्स और लायबिलिटी का पता होना चाहिए आपको, सब इजी है। अब आगे तो देखो, अगर आपका करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कैसे पता चलता है डिक्रीज हो रही है? अगर करंट ईयर की वैल्यू कम है किससे, प्रीवियस ईयर से, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हम यहां पे थे, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म बोरो, ये दो ऐसे सब हेड हैं करंट लायबिलिटी के जो यहां पे नहीं आएंगे। अब इन दोनों के अंदर क्या आता है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो यहां नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आता है आपका, जनरली जो मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये दो मेन चीजें हैं जो आपको जनरली मिलती है देखने को, तो दोनों यहां पे नहीं आएंगी। अभी क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? और क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि दोनों का यूज अलग अलग जगह है। आपका जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन था वो यहां यूज हो चुका है, डाल चुके ना प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो भी यहां आ चुका है, तो इसलिए वो अब यहां नहीं आएगा। और आपका क्या नाम है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है वो कहां जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। कहां जाता है? फाइनेंसिंग, इसलिए भी वो यहां नहीं आएगा। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग करंट एसेट्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी का तो हमें पता चल गया। अब आता है आपका करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी आपका जो करंट ईयर की वैल्यू है करंट एसेट्स की, वो ज्यादा है किससे, प्रीवियस ईयर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ये ध्यान रखना, यार डिफरेंस अमाउंट आता है। कौन सा अमाउंट आता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आता है हमेशा यहां पे, इन चारों में। तो जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर हमें पता चल रहा है कि करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये बताओ आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने एसेट्स खरीदा होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, यानी आपने किसी को पैसे दिए होंगे, पैसे पे करके जो खरीदा हो रहा है इन्वेंट्री, तो कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है यहां पे? तो ये हो रहा है आपका माइनस। फिर क्या है आपका, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी करंट ईयर की वैल्यू आपकी प्रीवियस ईयर से कम है, तो करंट एसेट्स डिक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास, तो करंट एसेट्स के बारे में हमने देखा कि करंट एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है, तो इसलिए वो ऐड होगा। और अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम कैश का आउटफ्लो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा, माइनस होगा। आ गई बात समझ में? अब इसमें भी देखिए कौन से करंट एसेट्स है जो यहां पे नहीं आएंगे, कौन से ऐसे करंट एसेट्स है जिन्हें हम यहां पे कंसीडर नहीं करते। तो दो ऐसे सब हेड है करंट एसेट्स के जो यहां पे कंसीडर नहीं होंगे। वो कौन से दो सब हेड है? पहला है आपका एक्सक्लूडिंग करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को हम और क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। एंड क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ गई बात समझ में? ये दो ऐसे करंट एसेट्स के सब हेड हैं जो यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे। क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट है? तो अब ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, अब हमारा यहां जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
बिफोर टैक्स पेड। क्या आएगा? बिफोर टैक्स पेड आएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो और यूज्ड बिफोर टैक्स पेड। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा बिफोर टैक्स पेड, खास साफ साफ लिखा है ना, बिफोर टैक्स पेड, यानी अब इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस टैक्स पेड करेंगे। आ गई बस, क्या करेंगे? माइनस टैक्स पेड। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए नीचे। क्या करेंगे नीचे इसके? माइनस टैक्स पेड। और अगर क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने बनाया था अभी कुछ देर पहले फॉर्मेट, अगर टैक्स पेड गिवन है क्वेश्चन में तो टैक्स पेड लिखेंगे आप, और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो उसके आगे लिख लीजिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा अमाउंट आएगा? प्रीवियस ईयर का। यहां तक क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स का कौन सा अमाउंट आएगा? प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा। यहां पे क्लियर है? यहां पे फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ गई बात समझ में? अब ये ध्यान देना, यहां पे फ्लो कब लगता है और यूज्ड कब लगता है? जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी प्लस में आएगा तो आप फ्लो लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट माइनस में आता है तो आप क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड लिखेंगे। यहां तक समझ में आया? और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको नाम देंगे आप ए, और उसका अमाउंट आप टोटल के कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? टोटल के कॉलम में। समझ में आया? तो ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब हम आगे कल पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।